जादुई फ्रॉग के पेड़ों की खेती। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में योगेश अपनी बेटी गरिमा के साथ रहा करता था। योगेश की पत्नी की मृत्यु गरिमा को जन्म देते समय ही हो गई थी, इसलिए गरिमा ने कभी भी अपनी मां को नहीं देखा था। योगेश ने गरिमा को मां और बाप दोनों का प्यार अकेले ही दिया था। अपनी बेटी गरिमा की परवरिश करने के लिए योगेश ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी थी और घर पर ही रहकर गरिमा का पालन पोषण करता था और खाने खर्चे के लिए वो अपने छोटे से खेत में थोड़ा बहुत काम करके कमा लेता था। इस तरह दिन बीत रहे थे और गरिमा अब बड़ी और समझदार होने लगी थी। अब वो आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेला करती थी और तब उसे बाकी बच्चों के पास अच्छी अच्छी चीजें जैसे कि अच्छे कपड़े, अच्छे सैंडल और भी कई सारी चीजें दिखती थी। इसलिए गरिमा भी अब योगेश से अच्छी अच्छी चीजें मांगने की डिमांड किया करती थी। लेकिन योगेश के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। योगेश को इस बात का बुरा भी लगता था कि वो अपनी इकलौती बेटी को उसकी पसंद की चीजें नहीं दिलवा पा रहा है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। एक तरफ उसके सामने गरिमा को पालने की मजबूरी थी और दूसरी तरफ कमाकर लाने की। दोनों चीजों को एक साथ संभाल पाना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो गरिमा को जिद ना करने के लिए समझा बुझाकर मना लिया करता था। लेकिन एक बार जब गरिमा पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के जन्मदिन पर जाती है तो वहाँ इतनी अच्छी पार्टी देखकर उसका भी मन करता है कि उसके पिता भी उसका जन्मदिन इसी तरह मनाएं। इसलिए वो घर आकर अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपको पता है कि शीला का जन्मदिन उसके पापा ने कितनी अच्छी तरह मनाया। वो शीला के जन्मदिन के लिए बहुत अच्छी और महंगी ड्रेस लाए थे और शीला के जन्मदिन का केक भी बहुत बड़ा और टेस्टी था। साथ ही उन्होंने जन्मदिन में आए हुए सभी बच्चों को बहुत बड़ी पार्टी भी दी। पापा, प्लीज इस बार आप मेरा भी जन्मदिन बिल्कुल इसी तरह मना दीजिए ना, ताकि मैं भी सभी बच्चों को अपने जन्मदिन पर बुला सकूं और उन्हें टेस्टी सा केक खिला सकूं। बेटी, आज तुमने पहली बार मुझसे अपना जन्मदिन मनाने की बात कही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारा जन्मदिन बिल्कुल इसी तरह मना पाऊँ। थैंक यू सो मच पापा, आप इस दुनिया के बेस्ट पापा हो। गरिमा के पहली बार जन्मदिन मनाने की बात को योगेश मना नहीं कर पाता है और मजबूरी में गरिमा से जन्मदिन मनाने के लिए हाँ कर देता है। लेकिन वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित होता है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा जिससे उसकी बेटी गरिमा का जन्मदिन बहुत शानदार तरीके से मन सके। इसी बात की चिंता में वो अपने मन में बहुत सारी बातें सोचने लगता है। हे भगवान, आपने गरिमा की माँ को हमसे क्यों छीन लिया? अगर आज वो जिंदा होती तो वो गरिमा का पालन पोषण करती और मैं बाहर से पैसे कमा कर लाया करता। लेकिन गरिमा की माँ के जाने की वजह से मैं दोनों में से एक भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता हूँ। ना तो मैं गरिमा की परवरिश ठीक तरीके से कर पाता हूँ और ना ही अच्छा कमा पाता हूँ, और इसलिए मजबूरी में मुझे अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशों को मना करना पड़ता है। भगवान, अब आप ही मेरी कोई मदद कीजिए, क्योंकि मुझे तो अब बस केवल आपका ही सहारा है। योगेश का खेत पर जाने का समय हो जाता है तो वो गरिमा से जाने का कहकर खेतों की तरफ चला जाता है। लेकिन जाते समय रास्ते में अचानक उसकी नजर एक बाबा पर पड़ती है जो कि रास्ते में बेहोश पड़े हुए थे। योगेश फटाफट उन बाबा के पास जाता है और अपनी बोतल में से पानी निकालकर उनके मुंह पर छींटे मारता है। पानी की छींटे पड़ते ही बाबा होश में आ जाते हैं। तो योगेश उनसे पूछता है, बाबा जी, आप यहाँ रास्ते में बेहोश होकर कैसे गिर पड़े? आपको जहाँ भी जाना है आप मुझे बता दीजिए, मैं सही सलामत आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगा। बेटा, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया जो तुमने मुझ जैसे गरीब बाबा पर तरस खाया। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए चलते चलते मुझे चक्कर आ गए
और मैं बेहोश होकर रास्ते पर गिर पड़ा। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा। बाबा जी, मैं आपको ऐसा भूखा प्यासा जाने नहीं दूंगा। आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आगे जाकर आपको फिर से चक्कर आ जाए और आप फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाए। इसलिए आप ऐसा करिए, मेरे पास जो खाना है पहले आप उसे खाइए, पानी पीजिए और फिर मैं आपको खुद छोड़कर आऊंगा। योगेश के ज्यादा कहने की वजह से बाबा योगेश का दिया हुआ खाना खा लेते हैं और फिर योगेश बाबा जी को सहारा देकर आराम से उन्हें अपने साथ लेकर चलने लगता है। अभी योगेश और बाबा जी कुछ ही दूर चले थे कि अचानक बाबा जी एक परी में बदल जाते हैं। ये देखकर योगेश की आंखें खुली की खुली रह जाती है। योगेश को इस तरह घबराया हुआ देखकर परी योगेश से कहती है, योगेश डरो मत, मैं कोई बाबा नहीं हूँ बल्कि एक जादुई परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी। आज जब तुमने भगवान जी के सामने अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दिया। लेकिन हम परियों का एक उसूल होता है कि हम जिसकी भी मदद करते हैं पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। अगर वो व्यक्ति परीक्षा में सफल हो जाता है तो ही हम उस व्यक्ति की मदद करते हैं और तुम मेरी ली हुई परीक्षा में पास हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहकर परी योगेश की तरफ एक पोटली बढ़ाती है और उसे कहती है, बेटा योगेश, इस पोटली में कुछ जादुई बीज है। इन जादुई बीजों को तुम अपने खेत में लगा देना। अगले ही दिन उसमें बहुत बड़े बड़े जादुई फ्रॉक के पेड़ उग जाएंगे। उन पेड़ों पर रोज बहुत सारी फ्रॉक लगा करेंगी। तुम रोज उन फ्रॉक को तोड़कर बाजार में बेच दिया करना। इससे तुम कम मेहनत में भी बहुत सारे पैसे कमा सकोगे और अपनी बेटी का भी अच्छे तरीके से ध्यान रख पाओगे। परी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये जादुई फ्रॉक के पेड़ के बीज दिए। मैं इसके लिए सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा और आप मेरी तरफ से भगवान जी को बहुत बहुत शुक्रिया कह देना। उन्हीं की वजह से अब से मैं और मेरी बेटी अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। योगेश के इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है और योगेश वापस अपने खेतों की तरफ चला जाता है। खेत में पहुंचकर वो परी के दिए हुए जादुई फ्रॉक के पेड़ के बीजों को अपने खेतों में गाड़ देता है और वापस अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब योगेश अपने खेतों पर आता है तो वो देखता है कि उसके खेत में बहुत सारे पेड़ खड़े हैं जिन पर बहुत सारी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फ्रॉक लगी हुई थी। वो उन पेड़ों से सारी फ्रॉक को तोड़ता है और बाजार जाकर उन्हें बेच आता है। बाजार में किसी ने भी कभी इतनी सुंदर फ्रॉक नहीं देखी थी, इसलिए सभी उसकी फ्रॉक जल्दी से जल्दी खरीद लेते हैं और उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। इस तरह योगेश रोज अपने खेत में से जादुई फ्रॉक को तोड़ता और बाजार जाकर बेच आता था। इसी तरह वो कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाता है और जब उसकी बेटी गरिमा का जन्मदिन होता है तो वो बहुत ही शानदार पार्टी देता है। इस तरह योगेश और गरिमा हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सोनाली और पूनम दोनों बहुत ही अच्छी सहेली थी। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती थी। दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। दोनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर रहती थी। सोनाली और पूनम दोनों कंगन बेचने का काम किया करती थी। सोनाली दिखने में बहुत सुंदर थी, वहीं पूनम सांवली और छोटी हाइट की थी, जिसका लोग अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन सोनाली हर वक्त पूनम के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती। एक दिन सोनाली और पूनम कंगन बेचने जा रही थी, तभी उसे गांव की कुछ लड़कियां उसे देखकर कहती है, अरे सोनाली, ये क्या अपने साथ इस काली नाटी पूनम को लेकर घूमती रहती हो? ये इतनी छोटी है, ये तुम्हारी मदद करने की जगह उल्टा तुम्हें ही इसका ख्याल रखना पड़ता होगा। हाँ सोनाली, थोड़ा ध्यान से देखना, बेचारी कहीं गुम न हो जाए, छोटी हाइट की जो है। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम अपना ख्याल रखो, समझ गई? और आइंदा से मुझे समझाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम लोगों को ऐसा समझाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। अब तुम लोग चलो यहाँ से, निकलो। क्यों सबसे झगड़ा मोल लेती रहती हो? सोनाली, उसने गलत ही क्या कहा? अब मैं नाटी और काली हूँ तो सब नाटी ही बोलेंगे ना? क्यों कहेंगे? उनको ये हक किसने दिया? यहाँ किसी को भी किसी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है, और खास करके कोई मेरी सहेली का मजाक उड़ाए, मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों सहेली कंगन बेचने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन पूनम का जन्मदिन आया। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट, तुम जियो हजारों साल। थैंक यू सोनाली। काश हम लोगों के भी माँ बाबा जिंदा होते, फिर कितना मजा आता ना। हम सब साथ मिलकर बर्थडे मनाते। वो तो है, पर छोड़, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। आई लव यू सोनाली, तुम मेरे लिए मेरे अपनों से बढ़कर हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। पूनम, आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मुझे आज भी याद है कैसे तुम बचपन में खुद भूखी रहकर मुझे अपने हिस्से का खाना भी दिया करती। तुमने भी बहुत कुछ किया है मेरे लिए। अगर उस दिन तुमने मुझे उस कचरे के डब्बे से उठाकर अपने साथ अपने घर नहीं लाती तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। मैं आज जो भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ। भगवान ने उस दिन तुम्हें मुझसे मिलाकर मुझे एक नई जिंदगी दी। उस दिन तुम मुझे मिली और फिर हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता चला गया। हाँ, और आगे भी अच्छा ही होने वाला है। अच्छा, मैंने आज तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए एक बहुत ही खास तोहफा लेकर आई हूँ। ये देखो, ये एक जादुई सैंडल और कंगन है। इस कंगन को पहनते ही तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी, और इस सैंडल को पहनते ही तुम्हारी हाइट भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और फिर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। पूनम खुशी खुशी उस कंगन और सैंडल को पहन लेती है। तभी एक चमत्कार होता है और पूनम बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अरे वाह सोनाली, मैं तो सच में बहुत सुंदर हो गई। ये तो वाकई जादुई कंगन और सैंडल है। आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला? आज शाम को मेरी दुकान पर एक परी आई थी, मैंने उन्हीं से ये तेरे लिए लिया है। थैंक यू सो मच सोनाली, सच में तुम मेरे लिए कितनी सोचती हो। और फिर दोनों कंगन बेचने चली जाती है। सोनाली, तुम यही दुकान का ध्यान रखो, मैं पानी लेकर आती हूँ। पीने का पानी खत्म हो गया है। पूनम पानी लेने झरने पर चली जाती है। तभी वह देखती है पानी में से कोई मदद के लिए पुकार रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ। पूनम बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है और तैरकर उसे बचा लेती है। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने तो मुझे एक झटके में यूं पानी से बाहर निकाल दिया। मुझे तो लगा मैं अब डूब ही जाऊंगा। मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो। पानी में डूबकर पानी को क्यों गंदा करना चाह रहे हो? हम गांव वाले इसी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अरे आपसे ये किसने कहा कि मुझे मरने का शौक है? वो तो मेरा पैर फिसल गया था, वरना मरना तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। बाय द वे, माय नेम इज राहुल पांचाल एंड यू? पूनम बिना उसकी बातें को जवाब दिए वहाँ से मटका लेकर चली जाती है। हे सुनो, अपना नाम तो बताती जा। हेलो हेलो, ये तो अपना कंगन भी यहीं छोड़कर चली गई। अरे अपना कंगन तो लेती जाओ। राहुल को पूनम को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। आँखों में सादगी, दिल में प्यार, मुझे बरसों से जिस लड़की का था इंतजार, वो लड़की तुम ही हो। मैं तुझे हर हाल में पाकर रहूंगा। उधर पूनम पानी भरकर अपने घर चली जाती है। राहुल पूनम को ढूंढते जा रहा होता है। तभी एक तेज गाड़ी उसकी तरफ आ रही होती है। सोनाली उसे देखकर उसे बचाने के लिए उसे दूसरी तरफ धक्का दे देती है और राहुल दूसरी तरफ जा गिरता है। ओह हेलो मिस्टर, देखकर नहीं चल सकते हो क्या? अंधे हो या जिंदगी से प्यार नहीं रहा? हाँ, प्यार को ही ढूंढने आया हूँ मैं। क्या?
कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपके गांव की सारी लड़कियां क्या इतनी खूबसूरत होती है? सोनाली शर्मा जाती है और बोलती है, शहर का हर लड़का क्या आपकी तरह मासूम और भोला होता है? अब मेरा डायलॉग मेरे पे ही बोल रही हो, वेरी स्मार्ट। अच्छा, आप मेरा एक काम करोगी? मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता, क्या आप मुझे अपने गांव में कहीं एक रूम दिलवा सकती हो, या आप मुझे उस कंगन वाली लड़की से मिलवा दोगी जिसकी मुझे तलाश है? बहुत तेज हो, लड़की देखी नहीं कि मेरे घर तक पहुंचने का ख्वाब देख लिया। और तुमसे ये किसने कहा कि मैं कंगन बेचती हूँ? जाओ जाओ, ये पूरा गांव ही कमरे से कम नहीं है, किसी भी पेड़ के नीचे रात गुजार लेना। जी धन्यवाद, वैसे मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनाली को राहुल पहली नजर में ही अच्छा लगने लगता है। तभी उधर से पूनम आती है। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगले दिन जब पूनम कंगन बेच रही होती है तभी राहुल वहाँ आता है। अच्छा, तो तुम यहाँ कंगन बेच रही हो? और मैंने पूरे गांव में तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरा इस तरह पीछे करने का मतलब क्या है? देखो मिस, जो भी हो, पहली बात तो ये, आपका कंगन उस दिन नदी के किनारे छूट गई थी, वो देनी थी। और आपने जो उस दिन से मेरा दिल चुराकर अपने साथ ले आई, वो आपसे वापस लेना था। क्या मतलब? देखो, तुम कौन हो, क्या करती हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से किसी और को देख ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा कोई नहीं है। मैं अपने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकती। मैं उससे इस बारे में पूछकर बताऊंगी। ओके बाबा, तुम जितना चाहो उतना वक्त ले लो, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। तभी सोनाली उधर से आती है और पूनम फिर उसे राहुल के बारे में बताती है। ये सुनकर सोनाली की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि वो भी राहुल को पसंद करती थी। और वो हिम्मत करके बोलती है, ए मिस्टर, मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जहाँ लड़की देखी नहीं कि उसके दिल के साथ खेलने आ जाते हो। क्या देखकर तुमने पूनम को शादी के लिए प्रपोज किया है? पूनम सुंदर है इसलिए ना? तो एक मिनट रुको। इतना बोलकर सोनाली पूनम से जादुई सैंडल और जादुई कंगन लेकर जला देती है। कंगन और सैंडल जलते ही पूनम फिर से काली और नाटी हो जाती है। फिर सोनाली बोलती है, ये है मेरी बहन की सच्चाई। अब बताओ, क्या अब भी तुम इससे शादी करोगी? नहीं ना, मैं जानती थी तुम सारे लड़के एक जैसे ही हो। चलो पूनम। एक मिनट रुको सोनाली, मैंने पूनम को दिल से अपनाया है, मुझे उसकी सुंदरता से कोई लालच नहीं है। अच्छा हुआ तुमने मुझे पूनम की सच्चाई बता दी। मेरे दिल में पूनम के लिए अब तो और भी ज्यादा प्यार बढ़ गया है। पूनम, मैं तुम्हारे सूरत से नहीं बल्कि तुम्हारे सीरत का कायल हूँ। और सोनाली, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी तुम्हारी बहन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। मुझे कोई भी जादुई सैंडल और कंगन की जरूरत नहीं है। राहुल की बात सुन के सोनाली कहती है, मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरी प्यारी बहन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। और फिर बड़ी ही धूमधाम से पूनम और राहुल की शादी हो जाती है। मेरी प्यारी दोस्त, ये लो तुम्हारा तोहफा, जादुई सैंडल और कंगन। हाँ, मेरी तरफ से तुम्हारे शादी का तोहफा है। मैं नहीं चाहती कि फिर से तुम्हें कोई नाटी और काली कहकर चिढ़ाए। इसके बाद पूनम सोनाली के गले लगकर उससे विदा लेती है और अपने शादीशुदा जिंदगी राहुल के साथ सुखमय पूर्वक व्यतीत करती है। फिर कुछ दिनों बाद राहुल के दोस्त से सोनाली की शादी हो जाती है। अब वह भी खुशी खुशी रहने लगती है।